आपको पता है कि अरण्य क्षेत्र से पेड़ों का कटाव किया जा रहा है, कारण कोल ब्लॉक का होना। राजस्थान सरकार को ये कोल ब्लॉक दिया गया था। तो जानेंगे हम यहाँ कि कौन इससे प्रभावित हो रहा है और आखिर इस चीज़ का सॉल्यूशन कहाँ तक, किस हद तक निकाला जा सकता है। मैं डायरेक्ट आपको साइट पे ले चलता हूँ। परसा ईस्ट कैंट एंड बसन ब्लॉक, ये कोल ब्लॉक अडानी ग्रुप को दिया गया था। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे आप जाएंगे, उससे जाने से पहले आप ये देखिए 49,733 इसकी जो है पिन कोड है। और अगर आप इसके अंदर जब जाते हैं, जैसे ही आप 49,733 ये यहाँ लिखते हैं तो आपको जो है एग्जैक्ट लोकेशन मिलती है। कहाँ? अंबिकापुर। एक तरफ देखिए आप, अंबिकापुर और सूरजपुर दोनों के बीच में ये कोल ब्लॉक आपको दिखता है, 130 नेशनल हाईवे के बीच में। द मोस्ट फेमस परसा ईस्ट केते बसान, यहाँ से जो है अभी गवर्नमेंट राजस्थान की लगातार कोयला का उत्खनन कर रही है, निकाला जा रहा है कोयले को, क्योंकि कोयले का जो क्षेत्र रहता है काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है। छत्तीसगढ़ का अरण्य क्षेत्र कहलाता है ये। अंबिकापुर का जो एरिया है, यानी कि जो सरगुजा ज़िला है, और साथ ही जो ऊपर वाला सूरजपुर बलरामपुर का एरिया है, वहाँ पास ये विस्तृत है। ठीक है, तो अराउंड बोला जा रहा है 95,000 गवर्नमेंट के हिसाब से इतने करीब जो है पेड़ काटे जाएंगे। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा जो है वो पेड़ काटे जा सकते हैं। आपको पता है कि पेड़ जो होते हैं वो पारिस्थितिकी संतुलन, इकोलॉजिकली जो होता है वो मेंटेन करते हैं। साथ ही इसमें बहुत प्रकार के आपको पता है कि जीव रहते हैं, छोटे कीट, जो इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इतनी मात्रा में अगर पेड़ कट रहे हैं तो सारी इकोलॉजी तो ध्वस्त हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पास जो है वह काफ़ी ज़्यादा चिपको आंदोलन जैसा मूवमेंट चल रहा है। अरण्य बचाओ, हसदेव बचाओ। सूरजपुर और सरगुजा के बीच का जो क्षेत्र है, ये एरिया को पहले जो है, जब शुरुआत 2010 से होती है इसकी, 2010 में आपने देखा कि 2010 के अराउंड जो है, तो जब यूपीए सरकार थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब इसे नो गो जोन घोषित किया गया था जयराम रमेश जी के द्वारा। लेकिन राजस्थान में क्योंकि बिजली की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इसीलिए जो है यहाँ पास लगातार दबाव के कारण इसे सेंटर की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हसदेव अरण्य क्षेत्र में बोला कि आप जो है यहाँ पास माइनिंग कर सकते हैं, कोयला निकाल सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने ये कहा था कि आप जो है इस एरिया में माइनिंग तो नहीं करें। कब की बात है ये? तो 2010 के अराउंड की बात है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में इस क्षेत्र में माइनिंग ना करने की चेतावनी दी थी। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनुमति दे दी, और बाद में जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी अनुमति दे दी कि हसदेव अरण्य क्षेत्र से आप परसा कोल ब्लॉक एरिया से आप निकाल सकते हैं, इसके बाद जो है ये जो भी एक डॉक्यूमेंटेशन हुआ और ये चला गया ग्राम पंचायत के पास, और ग्राम पंचायत ने भी यहाँ पास अनुमति दे दी। तो कहा गया कि ग्राम पंचायत से फर्जी तरीके से जो है यह हस्ताक्षर करवाया गया है, पंच और सरपंचों को दबाव में लेकर हस्ताक्षर कराया गया है, तभी ये संभव हो पाया है। लेकिन जानने लायक बात ये नहीं है। जानने लायक बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो क्षेत्र है हमारे संविधान के आर्टिकल, माफ़ी चाहूँगा, अनुसूची 5 के अंतर्गत आता है, यानी कि शेड्यूल 5 के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, जिसमें ये कहा गया है कि पेशा कानून के तहत ग्राम पंचायत को ये अधिकार है, और ग्राम पंचायत से पूछा जाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है कि क्या वे अपने क्षेत्र में इस प्रकार का कोई काम करना चाहते हैं, क्या वे चाहते हैं कि कोल ब्लॉक आवंटन हो। पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि ग्राम पंचायत को ये अधिकार है, और ये पूरा एक्सक्लूसिव राइट आता है ग्राम पंचायत का पेशा एक्ट के तहत, अनुसूची शेड्यूल 5 के अंतर्गत। अब हाल ही में जो है कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत जो है कि ये जो अनुमति दी गई थी ये फर्जी तरीके से ली गई है। सच्चाई है कि परसा कोल प्रभावित ग्राम सभाओं ने कभी भी खनन परियोजना में कोई भी स्वीकृति नहीं दी। तो साल 2011 में हसदेव में पहली बार माइनिंग खोली गई थी, जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी। खैर ये पॉलिटिकल लाइन है, इसे आप ध्यान ना भी रखें, क्योंकि अपना जो मकसद रहता है वो कौन सा एरिया है ये जानना ज़्यादा बड़ा मकसद रहता है। तो आपको पता चला कि सूरजपुर का एरिया है ये, डिस्ट्रिक्ट सूरजपुर पड़ रही है, और दोनों के बीच का है, सूरजपुर और कौन सा, सरगुजा के। ये एक काम की बात है। दूसरा, इकोलॉजिकली क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है,
ये जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। रादर एक तरफ जो है प्रॉब्लम ये है कि राजस्थान सरकार का 4500 मेगावाट की बिजली जो है वह प्लांट जो है वो बंद हो जाएगा। ये काफ़ी चिंताजनक विषय है, क्योंकि राजस्थान को बिजली के अंधेरे में भी नहीं रखा जा सकता है। और एक तरफ जो है वो सबसे ज़्यादा बहुत बेहद महत्वपूर्ण संवेदनात्मक इशू है इकोलॉजिकल इशू, क्योंकि आप जानते हैं लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, लगातार जो है गर्मी बढ़ते जा रही है, ध्रुवों से जो है बर्फ़ पिघल रही है, और साथ ही जो होता है समुद्र तटीय एरिया जो है वो डूब रहे हैं। ऐसे इस समय इतने पीक एरिया में कोयले के खनन के लिए दे देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल की बात है, क्योंकि एक तरफ तो हम जा रहे हैं कहाँ, इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ में, हम लगातार जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पास अगर कोयले या गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा दिया जा रहा है तो ये एक चिंताजनक विषय हो जाता है। तो आपने देखा अरण्य क्षेत्र के बारे में, हसदेव अरण्य क्षेत्र के बारे में। हसदेव नाम आया तो एक और जो नाम है इसी से रिलेटेड हसदेव नदी, उसको भी देख लेते हैं साथ में। आइए जानते हैं हसदेव के बारे में, क्योंकि ये जो है काफ़ी प्रमुख सहायक है महानदी की। उद्गम इसका कोरिया ज़िले से होता है, कोरिया की कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, कोई और नहीं, ये है हमारी हसदेव नदी। तो कोरिया के कैमूर की पहाड़ियों से निकल के ये 179 किलोमीटर जो है तय करती है। उसके बाद ये जाके मिल जाती है कहाँ, महानदी में। जांजगीर ज़िले में कैरासिला देही के पास महानदी में जाके मिलती है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, महानदी में 179 किलोमीटर है। इम्पॉर्टेंट जो एरिया आता है, क्योंकि कोरबा से होके बहती है, और वहीं पास यहाँ पास आप देखेंगे कि कोयला का भी जो है वह कोयला क्षेत्र, कोरबा का भी कोयला क्षेत्र आता है इसी एरिया में। चोरनई, झीक, उत्तम, तेज, गज, अहिरन, जैसा भी आप अगर आप नाम देखें कि झींगा से आप झींक याद रख सकते हैं, गज, अहिरन, ऐसे ऐसे नाम है, जैसे कि मतलब कि पशुओं के नाम हैं, इस तरीके के नाम हैं जो कि हसदेव नदी की सहायक नदियाँ हैं। साथ ही एक तान अगर आप देखेंगे तो ये भी हसदेव की सहायक नदियाँ हैं। सिंचाई परियोजना में देखें तो सबसे ऊंचा जो बांध है यहाँ पास मिनी माता इसी कोरबा ज़िले में स्थित है, और कोरिया ज़िले में अमृत धारा, गौर घाटा, ऐसे जो है वह जलप्रपात हैं। तो जलप्रपात, सिंचाई और जी हाँ सहायक नदियाँ, ये हसदेव नदी में आपने देखा। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक हसदेव नदी है और दूसरा जो है हसदेव अरण्य क्षेत्र है, जो कि अभी काटा जा रहा है, और जिसके लिए जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे। न सिर्फ पारिस्थितिकी संतुलन, साथ ही जो है वह सदियों से आदिवासी का जो ये क्षेत्र रहा है, इनकी आजीविका भी यहीं से चलती है। तो अगर हम इससे इस तरीके से देखें कि एक तरफ जो है राजस्थान गवर्नमेंट है, कि राजस्थान गवर्नमेंट को 4500 के बिजली का प्लांट डूब रहा है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आदिवासी और साथ ही जो है हमारे इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंस वाले जो है पेड़ भी हैं। तो दोनों का संतुलन में आप इतना कह सकते हैं कि अगर इसे काटना इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो सबसे पहले तो एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जो सारे तथ्यों पर जो है वह विचार करे। दूसरा, इस बात को देखा जाना चाहिए कि क्या ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और अगर ये वास्तव में अगर इस कमेटी अगर ये डिसाइड करती है कि यस अगर इसे काटा जा रहा है तो इसका 10 गुना लगभग जो है वो पेड़ लगाए जाएंगे हमारे छत्तीसगढ़ में, इसके 10 गुना के बराबर पेड़ लगाए जाएंगे। और जो भी इससे प्रभावित आदिवासी भाई होते हैं उन्हें जो है लगभग आप अराउंड मान लीजिए कि इनका भी जो है वह 10 गुना इनको मुआवजा मिले, और इन्हें वो क्षेत्र मिले रहने के लिए, साथ ही इनके रिहेबिलिटेशन, इनके स्वास्थ्य, शिक्षा, घर, इसकी पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए। तब ये एक जो होगा वर्द, तब ये एक मूल्यवान काम होगा। तो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।